जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी लोगों को मैं राज सर इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं आप सभी लोगों को जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई भी देता हूं। आज हम लोग जो है जो टॉपिक को पढ़ेंगे वो है शब्द, और शब्द के पहले हम लोगों ने पढ़ा है वर्ण, यानी उसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला को समाप्त किया है। और वर्णमाला को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एकदम सरल ढंग से उसको पढ़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है वो सब अगर आप लोगों ने उस वीडियो को पूरा देखा होगा तो फिर उसके बाद आपको दोबारा वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। जो है शब्द पढ़ने से पहले जो है मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके बाद जो भी वीडियो उनके सामने होगा उसको पूरा देखेंगे। और देखने के बाद अगर ये वीडियो उनको अच्छा लग जाता है तो उसको लाइक करेंगे, और अगर जो है उनको अच्छा लग जाएगा जो है तो उनका ये धर्म बनता है कि वो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को, जो लोग जो है इस पढ़ाई से जो है मतलब रखते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। जो है ये आपका अपना कर्तव्य होता है। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे जो है शब्द। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है वर्ण। चलते हैं हम लोग शब्द की दुनिया में, देखेंगे जो है किस तरह से हम लोगों ने ध्वनि से अक्षर पर गए थे, अक्षर से हम लोग गए थे वर्ण पर, और वर्ण से हम लोग गए थे शब्द पर, और शब्द से हम लोग गए थे वाक्य पर, और वाक्य से हम लोग जो है एक पैराग्राफ का निर्माण किए थे, और इसके बाद हम लोगों ने एक लेसन यानी एक पाठ का निर्माण किया था, और उसके बाद हम लोगों ने एक लाइब्रेरी यानी किताब का निर्माण करने के बाद एक लाइब्रेरी सजाई थी हम लोगों ने। तो हम लोग पहुँच रहे हैं अभी तीसरे पड़ाव पर, यानी शब्द पर पहुँच रहे हैं हम लोग जो है। अब देखेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहेंगे और किसे शब्द नहीं कहेंगे, ये सब हम तो पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद देखेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनको कितने भागों में बांटा गया है, और जो है और फिर उनमें से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है जो है। तो आज की जो हमारा टॉपिक होगी, आज का जो हमारा सेशन होगा जो है वो क्या होगा, वो होगा हमारा शब्द। शब्द किसे कहेंगे, सबसे बड़ी बात होती है कि हम किसको शब्द कहेंगे, किसको हम शब्द नहीं कहेंगे। तो शब्द हम उसे कहेंगे यानी वर्णों के सुव्यवस्थित एक समूह होगा, और उस समूह से एक सार्थक अर्थ निकलेगा, और जब सार्थक अर्थ निकलेगा तो हम जिन शब्दों से सार्थक अर्थ निकला उसे हम कहेंगे शब्द है। अगर कुछ ऐसे वर्ण मिलने के बाद अगर एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं और उस शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसको हम शब्द की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जैसे अगर हम बताएं आपको जो है एक शब्द है कमल। देखिए ये तीन वर्ण से, यानी तीन वर्ण जो है ये जो है एक व्यवस्थित ढंग से जो है मिले हैं, एक समूह बना दिए हैं। इस समूह से जो अर्थ निकलेगा उसका मतलब होता है एक प्रकार का ये पुष्प है, एक प्रकार का ये फूल है जिसका अर्थ निकलता है। लेकिन अगर इसी शब्द को जो है अगर इन्हीं वर्णों को अगर हम ये कहें लमक, अब जरा बताइए ये भी तो शब्द की श्रेणी में रखा जा रहा है। जिस तरह से ये तीन वर्ड मिले थे उस तरह से ये भी तीन वर्ड मिले हैं, तीन वर्ण मिले हैं, लेकिन जो है इनका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है तो इसको हम शब्द की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन अगर इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। तो उसी को हमको समझना है, किसे हम शब्द कहेंगे, किसे शब्द हम नहीं कहेंगे। तो देखेंगे जो है सबसे पहले इसकी परिभाषा होती है। परिभाषा इसकी ये होगी जो है सार्थक वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, जिससे एक उचित अर्थ प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त हो। ठीक है, ये जो है ये हमारे जो है शब्द की परिभाषा होती है कि एक ऐसा शब्द जिसमें कई वर्ण मिलने के बाद
उसका निर्माण करें और उससे जो है एक सार्थक अर्थ निकले, उसे हम शब्द की श्रेणी में कहेंगे। जैसे हमने इसके पहले आपको पढ़ाया है कमल और लमक, तो कमल एक आपका सार्थक शब्द है, लमक आपका सार्थक शब्द नहीं है, इससे उसका कोई अर्थ नहीं निकला है। अब देखेंगे जो है इसको, अब शब्द को जो है कितने भागों में बांटा गया है और क्या क्या है उसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। अगर हम शब्द समझ जाएंगे जो है तो हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम वाक्य समझ जाएंगे तभी हम जो है एक पैराग्राफ, छोटा छोटा पैराग्राफ बना करके जो है हम एक लेसन का निर्माण करेंगे। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है। शब्द जो है देखेंगे जो है शब्द को कितने भागों में बांटा गया। परीक्षा में प्रश्न पूछता है शब्द को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 कौन कौन से भाग हैं, 4 का नाम क्या क्या है, ये पहला क्वेश्चन। देखिए हम लोग जो है परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछेगा उन्हीं प्रश्नों के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पूछेगा आपसे जो है कि शब्द किसे कहते हैं, आपने उसकी परिभाषा जान लिया है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या शब्द के कितने भेद होते हैं, या शब्द के कितने अंग होते हैं, या शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका एक का जवाब होगा शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भागों में जो बांटा गया है वो क्या क्या है उसे हम पढ़ेंगे। जो हमारा पहला है, जो हमारा पहला है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। यानी पहला हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो है शब्द को जो है ये बांटा गया है। ये आपका हो गया पहला। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जो है, पहला तो हमारा आएगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा, हम जो है वो पढ़ेंगे हम लोग अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट है वो हमारा क्या है, अर्थ के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो है, वो तीसरा हमारा है वो है रचना या बनावट। रचना या बनावट के आधार पर, ये हमारा तीसरा हो गया है। अब इसके बाद चौथा हम पढ़ेंगे वो हमारा है, चौथा हमारा है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर जो है ये हमारा चौथा है। तीसरा हमारा है रचना या बनावट के आधार पर, और दूसरा हमारा है अर्थ के आधार पर, और पहला हमारा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो पहला क्वेश्चन, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने अंग होते हैं, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका सिर्फ एक आंसर होगा 4। अब अगर नाम पूछेगा जो है तो नाम बताएंगे आप उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पहला, दूसरा आपका अर्थ के आधार पर है, तीसरा आपका रचना या बनावट के आधार पर है, और चौथा आपका क्या है, प्रयोग के आधार पर। अब आपसे फिर अगला प्रश्न पूछेगा। अब ये समझें कि ये उत्पत्ति या स्रोत का आधार क्या होता है। उत्पत्ति या स्रोत का आधार ये होता है कि हम पढ़ेंगे शब्द को, तो शब्द में जो है ऐसा कौन सा जो शब्द हमारे पास है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या स्रोत कहाँ से सुना गया है, इसका जो नींव, इसकी जड़ कहाँ से है, कहाँ से आया हुआ है शब्द जो है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में ये शब्द कहाँ से आया है, तो हम देखेंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विदेशी होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने गांव से आते हैं यानी देशज होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तद्भव होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तत्सम होते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो है शब्द जो है हम पाएंगे, ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर मिलेंगे हमको। तो पहला जो हमारा होगा, पूछेगा कि ये बताइए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका एक जवाब होगा कि उसके आधार पर जो है वो 4 है। कितने हैं, 4 है। अब 4 में जो पहला आपका है वो क्या है, तत्सम। क्या है पहला, तत्सम शब्द होता है। दूसरा जो आपका है वो आपका है तद्भव, तद्भव शब्द। और जो आपका तीसरा है वो आपका है देशज। कौन सा, देशज शब्द है। और आपका जो चौथा है वो क्या है,
विदेशज शब्द है। कौन सा? विदेशज शब्द। ये देखिए, ये शब्द हैं, इन सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। हम जो भी कुछ पढ़ेंगे, जो चारों भाग हैं इसके जो है, चारों भाग में जो भी शब्द होंगे उन सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा, तभी तो हम उसको शब्द की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन शब्द के अनेक कैटेगरियाँ हैं, अनेक जो है प्रकार होते हैं। तो पहला हमने पढ़ा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? वो 4 प्रकार के हैं। और 4 प्रकार में पहला क्या आपका है? वो आपका तत्सम है, दूसरा क्या आपका है? तद्भव है, और तीसरा क्या आपका है? देशज है, चौथा क्या है? विदेशज है। अभी हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, किसे कहेंगे हम तत्सम, किसे तद्भव, किसे हम देशज, किसे हम विदेशज कहेंगे, आगे हम देखेंगे जो है। अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द जो है होते हैं कितने? 2 प्रकार के होते हैं। अब ये परीक्षा में पूछा अगर अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप बिल्कुल जो है हंसी खुशी से बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार में होंगे जो है, तो आपका एक इधर हो जाएगा और दूसरा यहाँ हो जाएगा। तो जो पहला आपका होता है ना, वो क्या होता है? सार्थक। पहला आपका सार्थक शब्द है। दूसरा जो आपका है वो है निरर्थक शब्द। कौन सा? निरर्थक शब्द। अब देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सार्थक शब्द होगा, एक निरर्थक शब्द होता है। अब ये सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सार्थक शब्द होता है, जैसे हम कह देते हैं कभी कभी कि मुझे पानी चाहिए, तो पानी आपका हो गया सार्थक शब्द, इसका अर्थ निकलता है हमको जल चाहिए। लेकिन अगर इसी पानी के साथ अगर कोई मुझे पानी और वाणी चाहिए, तो बताइए, पानी शब्द आपका तो अर्थ देता है, लेकिन वाणी शब्द आपका अर्थ देता है? शब्द तो है, लेकिन जो इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है बस, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमको खाना चाहिए, तो खाना तो हमने बोल दिया, खाने का अर्थ होता है कि हमको भोजन चाहिए खाने के लिए कुछ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुझे खाना वाना चाहिए। अब बताइए, खाना वाना क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मुझे रोटी चाहिए, तो रोटी तो समझ में आ रही बात, लेकिन रोटी के साथ बोलते हैं मुझे ओटी चाहिए, यानी रोटी वोटी चाहिए, मुझे दाल वाल चाहिए। तो ये जो उसके साथ जो पीछे वाला शब्द लगता है, बस वो इसलिए लगता है ताकि इसके पहले वाला जो शब्द बोला गया है वो हाईलाइट रहे, लोग उसको समझें, लोग उसकी कद्र करें, उसकी प्राथमिकता रहे। इसलिए जो है एक सार्थक शब्द होता है, उसी के साथ जो है एक निरर्थक शब्द बोला जाता है, ताकि जो उसकी क्वालिटी बनी रहे। ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कभी गाँव में जो है कुछ लोग जो है आते हैं लड़कियों को देखने के लिए, लड़के वाला पक्ष जो है आता है लड़कियों को देखने के लिए जो है, तो वहाँ पर एक चीज़ बड़ा विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये लड़की के जो पक्ष के लोग होते हैं वो लोग एक चतुराई करेंगे जो है तो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। अगर इस तरह से नहीं करेंगे जो है तो कभी कोई जो है बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ा उनका नुकसान हो जाता है, बड़ी घाटा हो जाती है, बड़ा अपमान भी हो जाता है उनके साथ। अपमान और सम्मान की बात यह है कि जो कुछ कुत्ते लोग आते हैं देखने के लिए लड़कियों को, तो लड़कियां जो है जिनको देखने के लिए आ रहे हैं उनके साथ जो 2-3 असिस्टेंट जाती हैं दिखवाने के लिए, तो कोशिश ये रहे लड़की पक्ष वाले की तरफ से कि जिस लड़की को देखने के लिए जा रहे हैं उससे जो 2-4 लड़कियां और जा रही साथ में, उससे उनकी क्वालिटी, उनकी जो है रंग रूप जो है वो थोड़ा सा नम रहे उनसे, ताकि जो है उन सभी लोगों में जिस लड़की को लोग देखने के लिए आए हैं वो उन सब में अच्छी रहे, तब वो लोग जो कुत्ते आए हैं देखने के लिए वो तुरंत उसको पसंद कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर जिस लड़की को देखने के लिए आए हैं अगर उससे अच्छी अच्छी लड़कियां दिखने में जो सुंदर हैं उनके साथ अगर जाती हैं जो है, तो वो कुत्ते सोचते हैं कि बल्कि ये नहीं, ये जो है अगर रहती शादी, अगर हमको इससे करना होता जो है तो हम इससे कर लेते, उससे नहीं करेंगे। तो ठीक उसी तरह से जो है ये जो आपके पास शब्द हैं वाणी, खाना, पानी, रोटी वोटी, ये जो सब हैं, ये शब्द जो है इसलिए आते हैं ताकि जो है इनके साथ जो लोग आए हैं ना, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनके साथ ये केवल इसलिए लगे होती हैं ताकि ये हाईलाइट रहे, ये अव्वल रहे, इनकी विशेषता बनी रहे। इसलिए जो है इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है
सार्थक के साथ निरर्थक का। ठीक उसी तरह से जो लड़की को देखने के लिए आए हैं उसके साथ जो 2-4 असिस्टेंट उसके साथ जा रहे हैं, तो वो लोग जो है उस काम के लिए निरर्थक हैं। बस सार्थक कौन है? जिस लड़की को देखने के लिए आए हैं उसकी क्वालिटी को जो है अच्छा करने के लिए 2-4 बुरे लोग उसके साथ रहते हैं, यानी दिखने में बुरे रहते हैं, दिखने में थोड़ा सा अच्छे नहीं रहेंगे, क्रूप रहेंगे, तो जिसको देखने के लिए आएंगे वो लोग कहेंगे देखो सब में से अच्छी वही है, तो तुरंत पसंद कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है जो है। तो हम देखेंगे सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है। जिन शब्दों का अर्थ जो है निकलेगा कुछ उसे कहेंगे हम सार्थक, और जिनका अर्थ नहीं निकलेगा उसे कहेंगे हम निरर्थक। अब क्वेश्चन पूछेगा सार्थक शब्द कौन कौन होते हैं, या इसके भी कुछ भेद होते हैं? तो जी हाँ, इसके भी कुछ भेद होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। जो पहला होता है आपका वो होता है एक आर्थी शब्द। कौन सा? एक आर्थी शब्द। जो दूसरा होता है वो होता है अनेक आर्थी शब्द। अनेक आर्थी शब्द। अब जो तीसरा होता है वो होता है आपका क्या? समानार्थी शब्द। कौन सा? समानार्थी शब्द, जिसको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? पर्यायवाची कहते हैं। चौथा हमारा होता है वो होता है विपरीतार्थी। विपरीतार्थी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? विलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम। ये देखिए 4 है, यानी सब सार्थक हैं, सबके कुछ न कुछ अर्थ निकलते हैं। एक आर्थी, अनेकार्थी, समानार्थी यानी पर्यायवाची जिसको कहते हैं, और विलोम शब्द जिसको कहते हैं विपरीतार्थी। तो इन सभी शब्दों के अर्थ निकलते हैं। अब पूछेगा निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, या निरर्थक शब्द कौन है? तो आपके सामने देखिए है ये वानी, वाना और जो वोटी है, ये सब निरर्थक शब्द हैं। तो इनके कोई अर्थ नहीं होते हैं, लेकिन बस ये केवल अपने पार्टनर का जो है क्वालिटी डेवलपमेंट करने के लिए उसके साथ देते हैं, बाकी इनका कोई मकसद नहीं है। तो निरर्थक शब्द के भेद जो है कोई नहीं होती भाई। जब इस शब्द का ही कोई अर्थ नहीं हो तो फिर इसकी क्या गिनती, इसके कितने लोग हैं? कोई नहीं होते। तो इसके कोई भेद नहीं है, लेकिन सार्थक के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक। अब हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अभी हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से, जो है एकार्थी क्या होता है, अनेकार्थी क्या होता है, समानार्थी क्या होता है और विलोम क्या होता है। लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि ये जो हैं इनके कितने कितने पार्ट होते हैं। अब यहाँ देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो हम देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। इसके 3 भेद हैं। कितने भेद इसके हैं? इसके 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन होते हैं? तो नंबर 1 पे जो होता है वो क्या है आपका? रूढ़ है शब्द। कौन सा? रूढ़ शब्द। और नंबर 2 पे जो होता है वो क्या होता है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। अब नंबर जो 3 होता है ये क्या होता है? ये होता है योग रूढ़ शब्द। कौन सा? योग रूढ़ शब्द। ये 3 तरह के होते हैं, यानी शब्द तो हैं लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रूढ़ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर के बनते हैं, यौगिक होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सब 2 शब्दों से मिलकर के तो बनेंगे लेकिन उनका अर्थ कुछ भिन्न हो जाता है, वो आपके योग रूढ़ हो जाएंगे। अभी इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बस केवल अभी हम लोग जो है केवल एक खाका देख लेते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका जो है कुछ ना कुछ अर्थ होता है। शब्द की पूरी लिस्ट हम जान जाते हैं आज। इसके बाद तब हम देखेंगे आगे कि कौन कौन जो है इसकी श्रेणी में आते हैं। ठीक। तो पहले हम लोग जो अभी केवल शब्द के बारे में समझेंगे कितने शब्द इसके पास हैं। अब आगे देखेंगे हम जो है प्रयोग या आपके आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं ये पहले मुख्य रूप से होते हैं कितने? 2 होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। आप बिल्कुल निसंकोच बताएंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। अब 2 में जो है इसकी 2 कैटेगरी होगी, पहली और कौन? दूसरी। तो जो पहली कैटेगरी होती है इसको कहते हैं हम लोग क्या? इसे हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। कौन सा? विकारी शब्द। और जो हमारा दूसरा होता है इसको हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। कौन सा? अविकारी शब्द। पहला हमारा है विकारी शब्द, दूसरा हमारा क्या है? अविकारी शब्द।
जैसे हम लोग ने देखा है यहाँ पर जो है सार्थक है और क्या है, निरर्थक है। वैसे यहाँ हम देखेंगे विकारी शब्द है और अविकारी शब्द है। और विकारी और अविकारी का क्या मतलब होता है, ये जानिए पहले। विकारी का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनको बिगाड़ा जा सके, यानी जिसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके। यानी कैसे परिवर्तन करेंगे हम, लिंग वचन कारक का जब हम प्रयोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये अपना रूप क्या होते हैं, बदल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अविकारी होते हैं, आप लिंग वचन पुरुष कारक कर्ता के आधार पर अगर उसको बदलना चाहेंगे तो इसको बदल नहीं पाएंगे, ये वैसे के वैसे रहेंगे। उन्हें कहते हैं हम अविकारी शब्द। लेकिन उन सबके भी कुछ न कुछ अर्थ होते हैं। जितने भी हम पढ़ रहे हैं इन सबके कुछ न कुछ क्या है, अर्थ हैं। सार्थक अर्थ निकलेंगे तभी हम कहेंगे उस शब्द की श्रेणी में आता है, और अगर जिसका अर्थ नहीं निकलता तो शब्द की श्रेणी में आता ही नहीं है। अब ये पढ़ेंगे कि विकारी के कितने भेद होते हैं और अविकारी के कितने भेद होते हैं। अब देखेंगे हम लोग जो विकारी होते हैं इनके 4 भेद होते हैं, और जो अविकारी होते हैं इनके भी कितने भेद होते हैं, इनके भी 4 भेद होते हैं। अब चारों हैं कौन कौन, विकारी के वो चारों कौन कौन है और अविकारी के कौन 4 है। अब देखेंगे जो हमारे पास विकारी शब्द होते हैं इसमें जो पहला होता है वो होता है हमारा संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा होता है। जो दूसरा हमारा है वो हमारा है सर्वनाम। कौन सा, सर्वनाम। और जो हमारा तीसरा होता है वो क्या हमारा तो है, क्रिया। और जो हमारा चौथा है वो हमारा क्या है, विशेषण है। यानी पहला संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यही 4 शब्द ऐसे होते हैं, 4 ऐसे विकारी शब्द होते हैं जिनमें हम लिंग वचन कारक के आधार पर इसको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अब अगला हमारा जैसे देखिए है वो है हमारा अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, इसमें जो हमारा पहला होता है वो हमारा होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। देखो अविकारी जो शब्द होता है ना इसको हम अव्यय भी कहते हैं। यानी अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय ना हो, वही क्या है, अव्यय है। जिसमें कोई नुकसान ना हो, जिसको बदला ना जा सके, जिसको बिगाड़ा ना जा सके, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सके, लिंग वचन कारक के आधार पर उन्हें कहेंगे हम क्या, अव्यय, या कहेंगे हम अविकारी शब्द। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला नंबर आपका क्या है, वो है क्रिया विशेषण। जो आपका दूसरा है वो है संबंध बोधक। कौन सा, संबंध बोधक। और जो आपका तीसरा है वो क्या है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथा जो होता है वो होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ये देखिए ये 4 आपके हो गए विकारी और 4 आपके हो गए अविकारी। अब ये जो आपके पास क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, संबंध बोधक हैं, समुच्चय बोधक हैं और विस्मयादि बोधक हैं। तो ये जो 4 हैं ना, इन चारों को आप जो है लिंग वचन या पुरुष कर्ता के आधार पर इसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो चारों जो विकारी होते हैं इनको आप लिंग वचन कारक के आधार पर, यानी अगर लिंग का इस्तेमाल करेंगे हम, वचन का इस्तेमाल करेंगे हम, कारक का इस्तेमाल करेंगे, तो ये चारों क्या करते हैं, अपना स्वरूप अपना रूप बदल देते हैं। तो इसलिए कहते हैं विकारी हैं, ये क्या है, अविकारी हैं। तो ये आपका एक खाका है, ये आपका शब्द का एक वंश वृक्ष है, शब्द का एक परिवार है। अब यहाँ से परीक्षा में कई प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न आपका देखिए होगा कि शब्द किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे यानी वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन उसे जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा उसे। पहला। दूसरा क्वेश्चन, शब्द कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद हैं उनके, कितने अंग हैं, तो बताएंगे आप कि वो 4 प्रकार के हैं। अब चारों हैं कौन कौन, तो पहला क्या आपका है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा आप अर्थ के आधार पर। तीसरा बताएंगे रचना या बनावट के आधार पर। चौथा बताएंगे प्रयोग के आधार पर। फिर इसके बाद देखेंगे जो पहला आपका है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तो क्या वो अकेले हैं या उसके कुछ और भेद होते हैं। तो इसके भी भेद हैं, कितने, उसके भेद हैं 4 भेद हैं। अब 4 में जो पहला है वो क्या है, तत्सम है।
जो दूसरा है वो क्या है, तद्भव है। तीसरा हमारा देशज शब्द है। चौथा हमारा विदेशज है। थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को। पहला जो आपका तत्सम शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? तत् माने होता है उसके, असम माने होता है समान। तो उसके समान, भाई किसके समान? तो कोई एक ऐसी भाषा है, कोई एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका नाम है संस्कृत। यानी हमारी हिंदी का जो निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत से जो शब्द बिल्कुल हूबहू आ गए हैं हमारी हिंदी में और उसको हम हिंदी में अपना लिए हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो उन शब्दों को हम कहेंगे क्या कि वो संस्कृत से आए हुए शब्दों को कहेंगे हम तत्सम शब्द हैं। यानी वो उसके समान है। किसके समान है? संस्कृत के समान जो शब्द होंगे उसे कहेंगे हम तत्सम शब्द। इसके बाद होता है हमारा तद्भव। तद माने होता है उससे और भव माने होना। यानी किससे होना? संस्कृत से हिंदी में जो हुआ है, यानी जो परिवर्तन हो गया है। पहले वो कुछ और था, पहले वो अग्नि थी और जब हिंदी में आया तो क्या हो गया? आग हो गया। पहले वो आम्र था और जब हमारे हिंदी में आया, तद्भव शब्द में आया, वो आम हो गया। तो इस तरह से उसका निर्माण क्या कहेंगे हम? तद्भव कहेंगे। अगला हमारा देशज है। अब देशज शब्द का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जो हम लोग के गांव में बोला जाता है, हम अपने आस-पास पड़ोस में बोलते हैं, लेकिन अगर उसको हम खोजना चाहें कि इस शब्द का जो है उत्पत्ति कहाँ से है, जड़ कहाँ से है, कहाँ से पहली बार बोला गया है, तो अपने घरों में अपने मम्मी पापा भाई बहन से पूछेंगे कि जरा बताइए ये शब्द आप बोल रहे हैं गांव में, इसको सबसे पहले किसने बोला है? तो आप खोजना चाहेंगे ना तो खोज नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब है देशज शब्द वह होता है जिसका जन्म अपने देश में हुआ है, लेकिन अगर हम इसकी उत्पत्ति का पता लगाएं, इसके स्रोत को पता लगाएं, तो इसको हम पता नहीं लगा पाएंगे। यानी कहने का मतलब ऐसा शब्द जिनका प्रयोग हम अपने देश में करते हैं लेकिन उसकी उत्पत्ति का पता नहीं है, ऐसा शब्द को हम कहेंगे क्या? देशज। जिसे हम कहेंगे ना पगड़ी है, हम कहेंगे वो लड़का गिरा धड़ाम से। अब धड़ाम शब्द क्या होता है कि नहीं? तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? देशज होते हैं, जो हम लोग गांव में बोलते हैं। अगला हमारा क्या है? विदेशज शब्द होता है। विदेशज का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जो अपने देश का नहीं है, वो विदेशी है। विदेश यानी दूसरे देश से हमारे देश में आया है, हम उसको हूबहू क्या किए हैं? अपने यहाँ उसको हम प्रयोग में ला दिए हैं। और किस में लाए हैं? हिंदी में। जैसे कुछ शब्द होते हैं अंग्रेजी शब्द हैं, कुछ शब्द होते हैं जो हमारे अरबी हैं, कुछ फारसी हैं, कुछ तुर्की हैं, कुछ चीनी हैं, कुछ जापानी हैं। तो ऐसे शब्द यानी वो आए कैसे हमारे यहाँ? तो आपको पता है कि हमारा देश जो है इन्हीं लोगों का जो है गुलाम था, विदेशियों का, कुछ समय पहले। तो वो लोग हमारे देश में आए, तो हमारे देश में आए तो जिन वस्तुओं को हम कहते हैं आम, उसी वस्तु को कहता है मैंगो। जिस वस्तु को हम कहते हैं गोट, बकरी कहते हैं, वो क्या कहते हैं? गोट। तो शब्द का अर्थ जो होता है वो वही है, लेकिन बोलने का तरीका दूसरा हो जाता है। जैसे हम लोग क्या होता है, कभी कभी अपने गांव में हम किसी वस्तु को दूसरा बोलते हैं। जब हम अपने किसी रिलेशन में जाते हैं, थोड़ा सा 100-50 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो उसी वस्तु को लोग दूसरी बातें हैं, लेकिन वस्तु वही होती है। तो ठीक उसी तरह से ये जो विदेशी लोग थे वो हमारे देश में आए तो किसी वस्तु को ये दूसरे नाम से बुलाते हैं, लेकिन उसका मतलब मकसद वही होता है। तो ये कुछ शब्द होंगे विदेशी होते हैं। अब इसके बाद अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं ये सार्थक हैं और निरर्थक हैं। अब एकार्थी शब्द कौन होता है? अनेकार्थी क्या होता है? समानार्थी क्या होता है? और विपरीतार्थी क्या होता है, यानी विलोम क्या होता है? अब एकार्थी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है उसे हम कहते हैं एकार्थी शब्द होता है। अगला हमारा है जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ कितने होते हैं? अनेक होते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द। जैसे एक शब्द होता है, हम कहते हैं द्विज। शब्द क्या है? द्विज है। अब द्विज शब्द जो होता है इसके अनेक अर्थ होते हैं। इसका एक अर्थ होता है क्या? दांत होता है। एक अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण होता है। ठीक है। एक अर्थ क्या होता है?
पक्षी होता है। तो ये जो शब्द है इसके अनेक अर्थ हो गए ना। देखिए शब्द कितने हैं, एक है, अर्थ कितने हैं, अनेक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनेक अर्थ शब्द कहेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम कुछ शब्द हमारे होते हैं जो समानार्थी होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, यानी वो शब्द अनेक रहेंगे लेकिन उसका अर्थ जो होता है ना वो एक ही जैसा होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि शब्द एक है, अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर अनेक शब्द होंगे उसका एक अर्थ होता है, यानी समानार्थी। तो उसे हम कहेंगे क्या, या पर्यायवाची कहेंगे या तो समानार्थ। शब्द अनेक भले हो लेकिन सबका अर्थ क्या है, समान है, इसका मतलब क्या होगा, समानार्थी हो गया, वो पर्यायवाची होता है, पर्याय एक दूसरे की। विपरीतार्थी मतलब क्या होता है, विलोम, बिल्कुल उल्टा। विपरीत का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट, उल्टा। अगर हम कहेंगे रात, ठीक, रात कहेंगे तो रात का जो उल्टा क्या हो जाएगा, दिन हो जाता है। अगर हम कहेंगे सच, इसका मतलब क्या होगा था हमारा, झूठ, यानी बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा होता है। अगर हम कहेंगे माता तो क्या हो जाएगा, पिता, यानी बिल्कुल उल्टा रिलेशन जो होता है वो क्या हमारा होता है, विलोम, यानी बिल्कुल उल्टा। अगर दिन हमारा जो है 12 घंटे का है तो रात भी कितने का है, 12 घंटे का। एक भी क्षण क्या होता है, कम और ज़्यादा नहीं होंगे, बिल्कुल उल्टा होते हैं। सच बिल्कुल अलग चीज़ होती है, झूठ बिल्कुल उसका क्या होता है, विपरीत होता है। माता जी अलग होती हैं, पिताजी अलग होते हैं। माता जी अगर आई हैं तो पिताजी लाए हैं, है कि नहीं, तो माता जी अलग है, पिताजी अलग है। ये दोनों जो रिलेशन होते हैं सब जो है बिल्कुल उल्टा होता है, उसे कहेंगे हम क्या, विलोम या विपरीतार्थी शब्द। अब अगला हमारा जो होता है, निरर्थक के कुछ भेद ही नहीं है, उसकी बात ही खत्म है। आगे रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, और 3 में जो हमारा पहला है वो रूढ़ शब्द होता है, और जो हमारा दूसरा होता है वो यौगिक होता है, और जो हमारा तीसरा है वो क्या है, वो योग रूढ़ है। अब रूढ़ का मतलब होता है कि ऐसा शब्द है जिसको हम खंड करें, जिसको हम खंड करें और खंड करें तो उन खंडों में से किसी भी एक तरफ जो है नेगेटिव, यानी एक तरफ का अर्थ ना आए या दोनों अर्थ ना आए, तो उसे हम कहेंगे क्या, कि वो शब्द कैसे होती हैं, वो रूढ़ होते हैं। जैसे मैंने शब्द को खंड किया, तोड़ दिया 2 भागों में, अब ये पहले वाले का अर्थ निकल गया, दूसरे का अर्थ नहीं निकला। या ऐसा हो सकता है खंड मैंने किया तो पहले का अर्थ नहीं निकला, दूसरे का अर्थ निकल गया। या ऐसा हो जब हमने खंड कर दें, ना तो पहले का अर्थ आए ना तो दूसरे का अर्थ आए, तो ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे शब्द कैसा है, वो रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है, वो रूढ़ शब्द है। यानी देखा हमने, एक भी दोनों में से किसी भी तरफ जो नेगेटिविटी है, यानी एक तरफ का अर्थ नहीं आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको अगर खंड किया जाए उनका सार्थक अर्थ ना निकले, उसे कहेंगे हम रूढ़ शब्द। ठीक, अब देखेंगे हम लोग जो है, इसके बाद हमारा होता है यौगिक शब्द होता है। यौगिक शब्द का मतलब होता है कि शब्द हमारे पास हो, शब्द हमारे पास हो, शब्द हमारे पास हो, शब्द को हम 2 खंड में बांटेंगे, ए और बी। तो ये शब्द जो होते हैं इसका पहले का भी अर्थ निकल जाएगा और दूसरे का भी अर्थ निकल जाएगा। देखिए इनसे भिन्न है कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, यानी नकारात्मक है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, सकारात्मक है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है। शब्द को मैंने तोड़ा और दोनों का अर्थ निकल गया। जैसे होता है शिवालय, शिव एक देवता है और आलय माने होता है घर, दोनों का अर्थ निकला, और दोनों का मतलब ये हो गया, अगर जोड़ेंगे तो एक ऐसा घर जिसमें शिव रहते हैं या उनका मंदिर हो जाएगा। तो दोनों का अर्थ निकलेगा, और दोनों का अर्थ जो होता है वो यही होता है, उसे कहेंगे क्या, हम यौगिक कहते हैं। अब जो हमारा तीसरा होता है वो क्या होता है, योग रूढ़ है। अब योग रूढ़ शब्द जो है ये भी हम तोड़ेंगे ए और बी में, शब्द को हम खंड करेंगे, और शब्द को खंड जब करेंगे तो खंड करेंगे तो पहले का भी अर्थ निकलेगा और दूसरे का भी अर्थ निकलेगा। तब तो कहेंगे सर बिल्कुल दूसरे की तरह हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतर ही नहीं है। अंतर है, अंतर ये है कि इन दोनों शब्दों का अर्थ निकलेगा, लेकिन जब इन दोनों शब्दों का हम जब एक साथ जोड़ करके अर्थ निकालेंगे तब क्या होता है, तब इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है, और तीसरा अर्थ क्या होता है, सी। तीसरा अर्थ क्या होता है, वो सी होता है। यानी जैसे शब्द है, एक गजानन शब्द है,
तो गज माने होता है हाथी, आनन माने होता है मुख, और जब दोनों का जोड़ेंगे तो होता है गजानन, यानी अर्थ क्या है, हाथी मुख, यानी हाथी का मुख। तो हाथी का मुख किसका है, कोई एक थर्ड पर्सन है, इसका नाम क्या होता है, गणेश, और यहाँ पर क्या हमने लिखा था, गजानन। अब जरा देखिए, शब्द गजानन है, अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, एक का अर्थ हो रहा है हाथी, एक की तरफ क्या हो रहा है, मुख। तो हमको हाथी मुख आना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गणेश कह रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतने समझिएगा कि जो तीसरा शब्द का निर्माण हुआ है, तीसरा जो अर्थ बना है, यही तीसरा जो होता है, पहले वाला जो आपका शब्द होता है योगरूढ़, उसी की पर्यायवाची होती है, उसी का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो हमारा यौगिक शब्द होता है, इन दोनों शब्दों को जो हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद यही शब्द जो है बिल्कुल उपस्थित होता है। जैसे हम लोग कहते हैं विद्यार्थी, विद्याधन, अर्थी, यानी विद्या और अर्थ ये क्या होता है, अलग अलग शब्द हैं। शिवालय अलग शब्द है, देवालय अलग शब्द होता है, ठीक है। तो इन शब्दों को जोड़ने के बाद सेम अर्थ निकलता है, उसे कहते हैं यौगिक। इनका तीसरा अर्थ निकलता होता है, और तीसरा जो अर्थ निकला है वो क्या होता है, उस शब्द का पर्यायवाची होता है। और जो रूढ़ शब्द होता है, उनमें से किसी न किसी तरफ जो है अर्थ नहीं निकलेगा, या तो दोनों तरफ अर्थ नहीं निकलेगा, उसे कहेंगे हम क्या, रूढ़। जिसको हम तोड़े और अर्थ का भी अनर्थ हो जाए, उसे कहेंगे हम रूढ़। ये आप जान पाएंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद के जो अलग अलग पार्ट है। अगला हमारा क्या है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4 और 2 होते हैं। दोनों में से क्या नाम है उनका, विकारी और अविकारी है। तो विकारी के कितने भेद होते हैं, विकारी के 4 भेद होते हैं, और अविकारी के भी 4 होते हैं। और जो विकारी के 4 होते हैं उसमें से पहला क्या है, संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा आपका क्रिया है, चौथा आपका विशेषण है। तो ये एक अलग से ये टॉपिक, देखो जितने भी चीज़ें हैं ये सब के एक एक अलग अलग टॉपिक हैं, और उन टॉपिकों से क्या, उन पाठों से जो है आपको प्रश्न आते हैं। अब संज्ञा पढ़ा जाएगा, जो है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर उसके कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सर्वनाम को, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। इनमें बहुत सारे प्रश्न हम पढ़ेंगे। क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया कितने प्रकार की होती है, या क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आविकारी शब्द, आविकारी में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, संबंध बोधक किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, और विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास आपको दिख रहे हैं अलग अलग जो अंग हैं, इन अंग जो है नहीं बल्कि एक क्या है, एक अलग से एक टॉपिक हैं। उन सभी टॉपिकों को हम पढ़ेंगे कल से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, इनको पढ़ेंगे सबसे पहले हम, और देखेंगे इनके कितने भेद, 4 हैं। और 4 में पहले हम पढ़ेंगे तत्सम पढ़ेंगे, फिर तद्भव पढ़ेंगे, देशज पढ़ेंगे, विदेशज पढ़ेंगे। जब ये टॉपिक हमारी कंप्लीट होगी तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे शब्द में जो है दूसरा अर्थ के आधार पर, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग सार्थक और निरर्थक। और सार्थक के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर, इसके कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, रूढ़ होता है, यौगिक होता है, यौगरूढ़ होता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला आपका होता है विकारी, दूसरा होता है आपका अविकारी। तो विकारी में पढ़ेंगे हम लोग, पहला टॉपिक होगी हमारी संज्ञा, दूसरा होगा हमारा सर्वनाम, तीसरा हमारी क्रिया, चौथा विशेषण। और फिर इसके बाद हम लोग अव्यय पढ़ेंगे या अविकारी पढ़ेंगे। और अविकारी के भी कितने भेद है, 4 हैं। तो पहला हमारा क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा हमारा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा हमारा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इन सभी चीज़ों को है हम बिल्कुल जो है बहुत ही विस्तार तरीके से, बहुत ही डीपली ढंग से जो है कि जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछता है, ताकि हमसे एक भी प्रश्न मिस ना हो, और एक बार इस तरह से पढ़ लिया जाए ताकि दोबारा हमको इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरा आपसे उम्मीद और भरोसा करता हूं कि आप सभी लोग जो है इस सेशन को जो है, इस शब्द की जो वंशवृक्ष है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो है इसके अलग अलग पार्ट को लेकर के, और पहला पार्ट हमारा होगा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, और इसके भेद को हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। और हम आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो है। तब तक के लिए जय हिंद।